नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जाकर के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाके भी कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि प्ले लिस्ट पर कैसे देखें। तो देखिए, इसकी एक प्रोसेस है, वो आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इसे, तो यहाँ देखिए इस प्रकार से जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर YouTube दिखेगा, है ना। आप अपने YouTube पर जाइए, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो किस पर चले जाएंगे, हम सीधे यहाँ पे YouTube पर चले जाएंगे, है ना। तो YouTube पर जाने पर देखिए, तो आपके मोबाइल पर जैसे ही आप यहाँ खोलते हैं तो YouTube इस प्रकार से आपको यह पूरी स्क्रीन पर दिखने लगता है। यहाँ पर ये देखिए, ये है अपना YouTube, है ना। तो ये YouTube है। तो इस YouTube पर यहाँ देखें आगे चिन्ह बने हुए हैं, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है ये सर्च का चिन्ह है, इसको क्लिक करना है। तो देखिए हम इसको क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इस प्रकार से स्क्रीन पर ये यहाँ दिखने लगता है। यहाँ लिखा हुआ सर्च YouTube और यहाँ माइक बना रहता है और ये आपकी कीबोर्ड रहती है ना। तो इस कीबोर्ड से इस पर आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो यहाँ इससे हम टाइप करते हैं तो यहाँ लिख जाता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ पे माइक बना रहता है, ये देखिए, ये जो माइक है इसको यदि हम क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एट ग्रेड गणित वाले सर। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप भी हो जाता है। या आप यहाँ से टाइप कर लेंगे ATGRE ग्रेड, एट ग्रेड गणित वाले सर, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको टाइप कर लेते हैं, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने ये टाइप किया, देखिए ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है ना। क्या, ग्रेड, एट ग्रेड गणित वाले सर कर दिया ना। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जो हमारी यहाँ पे कीबोर्ड दी है, तो इस कीबोर्ड पर देखिए यहाँ नीचे ये जो निशान बना रहता है, ये यहाँ पे सर्च का निशान है, नीला नीला दिख रहा होगा। या किसी किसी में ऐसा तीर का निशान भी बना रहता है और ये भी नीला रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए प्ले लिस्ट खुल जाती है। तो हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने, सबसे पहले इस प्रकार से वीडियो दिखेंगी, एक दो वीडियो दिखेंगी। और इन वीडियो में देख लेना कि ये गणित वाले सर की जो भी वीडियो आपको दिखे इस प्रकार से, तो आप उस वीडियो पे क्लिक कर दें। तो हमें वीडियो पे क्लिक करना है। हमने ये वीडियो पे जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने पर देखिए, तो ये वीडियो खुलने लगती है और ये यहाँ पे चालू हो जाती है वीडियो। तो यहाँ दो निशान आते हैं और सफ़ेद से रहते हैं, तो इसको आप पॉज कर दें, बंद कर दें, है ना। तो जैसे ही हम इसको बंद कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वीडियो बंद हो जाती है। और उसके बाद हमें करना क्या है, ये देखिए फिर से लिखा है गणित वाले सर, ये इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ आपको पूरी प्रोसेस समझ लेना है। तो देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा प्ले लिस्ट खुल जाती है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है होम, ये लिखा हुआ है वीडियो और ये लिखा है प्ले लिस्ट, लिखा है ना ये प्ले लिस्ट। तो आपको यहाँ क्लिक करना है प्ले लिस्ट पर। तो देखिए ये हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हैं हम, तो देखिए ये प्ले लिस्ट खुल जाती है। और यहाँ पर देखें तो ये वीडियो डली हुई है, गणित है, कक्षा 6 की गणित की 3 वीडियो डली हैं। यदि हमें देखना है तो इनको देख सकते हैं। 7वीं गणित देखना तो यहाँ भी देख सकते हैं। और आगे ऊपर खिसकाते चलेंगे तो यहाँ देखिए कक्षा तीसरी की भी गणित डली है और 9वीं की सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार से हम ऊपर खिसकाते जाते हैं तो विज्ञान है कक्षा 8वीं की। और ऊपर जाएंगे तो देखिए, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सभी प्ले लिस्टें मिल जाएंगी, जिस भी कक्षा की चाहिए हो। आप देखिए यहाँ पे ये चौथी की भी, तीसरी की भी, 5वीं की भी, सभी प्ले लिस्टें इसी पर डली हुई हैं। तो आपको यहाँ पे तो इनको आपको देख लेना है। तो देखो यहाँ पर ये हिंदी की ये 16 वीडियो हैं, हिंदी की सभी वीडियो इस पे हैं, संस्कृत की सभी वीडियो इसी प्ले लिस्ट पर हैं। और ये देखो संस्कृत 8वीं की सभी वीडियो इसी पर हैं। तो देखिए आगे और खिसकाते चलिए, तो यहाँ देखिए ये जो है, यहाँ पे 8वीं की हिंदी है, विज्ञान है ना, 6वीं की या 7वीं की विज्ञान है। और खिसकाइए ऊपर, तो यहाँ देखते हैं हम 8वीं की विज्ञान है, 7वीं की गणित है, 6वीं की, ऐसी हमारी सभी वीडियो हैं इसमें। तो ये है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पर जाकर के ये सभी वीडियो हैं। और यहाँ पर देखें तो ये 6वीं की सभी विषयों की, 6 विषयों की वीडियो इस पे मिलेगी।
और ये 8वीं की है तो 6 वीडियो ही इस पे आपको 8वीं की पूरी मिल जाएगी इकट्ठी। और अलग अलग से देखना है तो ये अलग अलग से भी सभी विषयों की डली हुई हैं, और आपको इकट्ठा देखना है तो इन सभी पे डली हुई हैं। यहाँ पे देखिए 7वीं की भी, ये सभी विषयों की इस पर पूरी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्लिक करके यहाँ पे देख लेना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी जो हमने बताई है प्रोसेस करने की वीडियो किस प्रकार से देखें, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है, तो यहाँ से जितनी प्रोसेस बताई है वो सब आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अध्याय 5 जो है आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। तो ये दिया है प्रश्न 1, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जब कोई पासा फेंका जाता है, जो पासा रहता है वो पासे में 6 अंक रहते हैं, उसको फेंकते हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि 4 से बड़ी एक संख्या हो, तो 4 से बड़ी संख्या पासे में कौन सी होती है, क्योंकि एक बस पूछी गई है 4 से बड़ी, तो पासे में 6 अंक होते हैं। तो जब पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी एक संख्या 5 है, होती तो 2 है लेकिन एक पूछी गई है, तो हमें मात्र एक बताना है, ठीक। चलिए प्रश्न यहाँ बाद दिया है कि 4 से बड़ी संख्या ना हो। अब देखिए यहाँ लिखा कि 4 से बड़ी नहीं होना चाहिए। जब पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं है, किसमें, 1 2 3 और 4, 4 तो हो सकती है, 4 से बड़ी नहीं पूछी गई है, तो 4 के बराबर तो होगी। तो जो है 4 से बड़ी संख्या नहीं है, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, उसमें 4 भी सम्मिलित रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि एक थैले में 10 कंचे हैं, जिनमें 4 सफ़ेद कंचे हैं, 3 लाल हैं, 2 नीले हैं और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, आपको प्रत्येक प्रश्न को समझना है। ऐसा नहीं कि मात्र हमने उतार लिए तो उतारने बस से समझ में नहीं आएंगे, आप वीडियो को पॉज करके उतार लेते हैं, लेकिन पूरी वीडियो समझिए अच्छे से। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि एक थैले में 10 कंचे हैं, है ना। तो यहाँ घटना के परिणाम क्या होंगे, 10 होंगे। 10 में से हम निकालेंगे तो कौन सा कंचा आएगा, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए लाल कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो घटना के परिणाम 10 हैं, अतः लाल कंचा आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, क्योंकि लाल कंचे की संख्या 3 है, तो 10 में से 3 में से कोई एक आ सकता है, तो आने की जो प्रायिकता होती लाल कंचा बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3/10। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता को क्या लिखेंगे, 3/10 है, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 2 दिया गया है कि सफेद कंचा ना प्राप्त हो। भाई सफेद बस प्राप्त नहीं होना चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालिए। तो सफेद कंचे कितने हैं, ये सफेद कंचे 4 हैं, तो कुल परिणाम हमारे कितने दिए, कुल परिणाम हमारे 10 दिए हैं, ये तो हम लिखेंगे कुल परिणाम 10 हैं। सफेद कंचा ना प्राप्त करने के जो परिणाम होंगे बाकी सभी हो सकते हैं, 4 बस ना हो। तो देखिए 3 लाल होंगे, 2 नीले होंगे, 1 हरा होगा। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिए कि 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 6। तो कंचा ना प्राप्त करने का परिणाम कितना होगा, 6 होगा। अतः सफेद कंचा ना प्राप्त करने की अब हम यहाँ प्रायिकता लिखेंगे कि 6 बटे टोटल परिणाम कितने हैं, 10, तो 6/10। इसको हम काट देंगे, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 5 10, कितनी आ जाएगी, 3/5, ठीक। ये जो है सफेद कंचा ना प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, ठीक है। प्रश्न 3 दिया गया है कि दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देख करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए ये वर्ष दिए गए हैं, शैक्षिक वर्ष की इन जो है ये जो हमारे वर्ष हैं, इन वर्षों में इन विद्यार्थियों ने इनकी जो संख्या है कितनी कितनी रही है इन वर्षों में, तो वो यहाँ पे दर्शाई गई है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई कि इस वर्ष में इतनी रही, 100 से कम है ना, या 125 है ये, ठीक है ना, 125 तरह इस प्रकार से ये दी गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो जो ये दंड आलेख दिया गया है इसमें आप ये लिख लेंगे कि इस दंड आलेख में छात्रों की संख्या दर्शाई गई है, 8वीं के छात्रों की संख्या दर्शाई गई, ठीक है ना। और बाद में पूछा गया कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है। तो जो वर्ष 2004-5 है इसमें विद्यार्थियों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है।
देखिए पूछा है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो वर्ष 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। दा में बताइए, पूछा है कि बताइए यह सत्य है या असत्य है। कब? 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है। हाँ, 2003-4 की जो संख्या है वह जो 2005-6 की संख्या से ये जो संख्या है दोगुनी है 2005-6 की संख्या। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ लिख दीजिए हाँ सत्य है, हाँ भी लिख दीजिए हाँ सत्य है। पूछा गया क्या सत्य है? हाँ सत्य है। ठीक, इस प्रकार से। प्रश्न 4 दिया गया है कि निम्नलिखित दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। ये द्विदंड आलेख को देख करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह देखिए इसमें लिखा है कि एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी ने 2 वर्षों में, ये द्विदंड आलेख दिया गया है। कौन सा? द्विदंड आलेख की पहला वर्ष फिर दूसरा वर्ष। तो यहाँ वर्ष देखिए इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। ये 2005-6 में ये दंडालेख है और 6-7 का ये दंडालेख है। 2 वर्ष हैं, ये द्विवर्षीय है। तो ये जो है 5-6 में विद्यार्थी के जो यहाँ अंक इस प्रकार से आए हैं, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में। ये देखिए पहले वर्ष उसके जो है 2005-6 में ये रहा उसका ग्राफ, इस प्रकार से दंडालेख बने। लेकिन 6-7 में देखिए ये कितना कितना उसका स्कोर रहा है, प्रदर्शन रहा है। तो ये इस प्रकार से है कि गणित में देखिए पहले उसको लगभग 30 अंक मिले थे और दूना हो गया, ये 60 मिल गए। कब? ये 2006-7 में। तो ये 2006-7 के अंक हैं और ये जो है नीचे बताए गए सफ़ेद से ये 2005-6 के अंक हैं। ठीक है ना? तो इनको देख करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ देखिए तो समान रहा है, हिंदी में समान रहा है, यहाँ देखिए गणित में ये दुगुना भी हो गया है ना? तो इस प्रकार से जो है इसमें दिखाया गया है। चलिए अब यहाँ प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो हम लिख देंगे कि इस द्विदंड आलेख में वर्ष 2005-6 एवं 2006-7 में एक छात्र के सभी विषयों में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। ठीक है ना? बा में देखिए पूछा गया कि किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है, क्योंकि गणित का स्कोर उसका दुगना हो गया है। ठीक है ना? और यहाँ देखिए किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो जो अंग्रेजी है उसके प्रदर्शन में गिरावट आई है। पहले वर्ष जो थे ज़्यादा थे, दूसरे वर्ष कम हो गए। और किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है। तो ये हिंदी विषय में उसका प्रदर्शन बिल्कुल समान रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 5 देखिए दिया है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। जो 10 पर्चियां हैं उनमें 1 से 10 तक की संख्या लिखी हैं। एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बक्से में रख कर के अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। फिर बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो संख्या 6 है, देखिए हम लिख देंगे कि कुल कितने परिणाम हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 10 परिणाम हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि प्रयोग में जो प्रयोग किया गया है ये, उसमें परिणामों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है ना? तो 6 प्राप्त करने के लिए उसके अनुकूल परिणाम 1 आएगा, क्योंकि अकेला 6 बस प्राप्त करना है। संख्या 6 अकेला एक अंक, 6 ही अंक नहीं, अकेला एक 6 अंक प्राप्त करने का जो परिणाम मिलेगा एक ही मिलेगा, 6। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10 होगी। ठीक है ना? कुल परिणाम 1, ये 1/10, तो ये प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, फिर पूछा गया है यहाँ पर देखिए अगला जो है इसमें, अब यहाँ देखिए बा में दिया है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी करना है, तो 6 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5 होंगे। 6 से छोटे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होंगे। तो परिणाम कितने आ गए? 5। टोटल परिणाम हो जाएंगे 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/10। अब इसको काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सा में दिया है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। किससे? 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है। तो हमारे टोटल 10 पर्चियां हैं, तो 6 से बड़ी संख्या के जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो 6 से बड़ा क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 भी होगा। तो कितने परिणाम हुए टोटल? तो अनुकूल परिणाम 4 होंगे। इस प्रकार से मैं लिख देना। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/10 होगी। और इनको काट दिया, 4 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 2/5
5। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखें तो इसमें दिया है कि एक अंक की संख्या प्राप्त करना। अब हमें एक अंक की संख्या प्राप्त करना है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ देखो एक अंक की संख्या प्राप्त करना है, जो उसके परिणाम किस प्रकार से होंगे, उसके अनुकूल परिणाम, क्योंकि एक अंक वाले कौन कौन से अंक होते हैं, तो इसके कुल 9 परिणाम आते हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद जो अगली संख्या 10 है, इसमें 2 अंक आ जाते हैं। तो एक अंक प्राप्त करना यानी इसमें 10 सम्मिलित नहीं होगा। तो 1 से 9 तक के कितने अंक होंगे, 9 होंगे। तो इसके परिणाम कितने हो जाएंगे, 9। तो प्रायिकता को हम किस प्रकार लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर 9/10। ठीक, तो इस प्रकार से हमें प्रायिकता को समझना है, लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 6 दिया गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी हुई घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दिया कि एक अभाज्य संख्या हो, जब पासा फेंका जाता है, पासे में 6 अंक रहते हैं, कितने, 6। तो हम लिखें तो कि पासे को फेंकने में संभावित परिणाम हमारे 6 प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमने लिख दिया कि संभावित परिणाम है, इनमें से कोई भी जब हम पासा फेंकते हैं तो कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है ना। तो एक अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, तो अभाज्य संख्या 1 3 और 5 हैं। ठीक है ना। तो हमें मात्र अभाज्य संख्या पूछी गई है, तो हमें इन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इनकी जो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता के लिए हमारे यहाँ पर 1 2 3 अंक आएंगे, तो हम इसकी प्रायिकता यहाँ पे प्रायिकता भी लिख लीजिए, प्रायिकता बराबर हो जाएगी 3/6, यानी बराबर प्रायिकता में 1/2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बराबर, यहाँ लिख लीजिए बराबर 1/2। ठीक, एक अभाज्य संख्या नहीं हो। अब अभाज्य संख्या नहीं के परिणाम मिलते हैं 3। देखिए ये अभाज्य संख्या 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 भी क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि 2 को माने तो 2 जो है हमारी एक अभाज्य संख्या है, और ये 1 4 और 6 ये अभाज्य नहीं है, इसमें भाग जाता है, इसमें भाग जाता है, और एक ना अभाज्य है ना जो है विभाज्य है, तो एक को भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो क्या हो जाते हैं, 1 2 3 अंक आ जाते हैं। तो इसमें भी प्रायिकता को हम लिखेंगे तो 3/6 ही लिखेंगे, हमारा परिणाम क्या मिलेगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे इसकी लिख लेना। अब यहाँ पे है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या 6 होती है, और इसकी प्रायिकता अभी देखी थी, तो प्रायिकता बराबर हम क्या लिख देंगे, प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1/6। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता होगी। 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, अब 5 से बड़ी संख्या ना हो यानी 5 से छोटी होंगी, तो कौन कौन से अंक आएंगे, 1 2 3 4, ये 4 ही आ जाएंगे। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे हम प्रायिकता बराबर लिख देंगे, 4 अंक हैं तो 4/6, यानी प्रायिकता हो जाएगी 2/3। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगी प्रायिकता। यदि प्रायिकता भी इसमें पूछी गई है तो प्रायिकता को साथ में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया कि दिया गया पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। में देखिए ये पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें ट्यूबवेल है, ये 25% है, नहर है 40% है, अन्य तरीके 12% दिए गए हैं, और टैंक जो है ये 70% इसमें दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से इनके जो है इस पाई चार्ट को देखते हुए हम इनके उत्तर लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए थोड़े से ये, ठीक है, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए पूछा है कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो यहाँ देखिए स्पष्ट दिया है कि नहरों द्वारा कितनी, 40% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। ठीक, 70% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो ये टैंक के माध्यम से सींची जाती है। 17% भूमि टैंक द्वारा सींची जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यों का त्यों लिखना है। और ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ट्यूबवेल से जो यहाँ पे भूमि सींची जा रही है वो कितनी है, वो 25% भूमि सींची जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है कि दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट को किस प्रकार से इसमें बनाएंगे, तो देखिए जब पाई चार्ट बनाना होता है तो यहाँ दिया गया है उत्पाद और यहाँ दिया है वार्षिक उत्पादन, ये टनों में दिया गया है। तो उत्पाद क्या है, गेहूं है, शक्कर है, चावल है, ये तो उत्पाद हो गए। और ये उत्पादन होता कितना है, ये टनों में इसकी गिनती दी गई है। ये दिया है 2750 टन, 2500 टन, 1500
तो ये चावल है, ये शक्कर, इस प्रकार से पैदावार हुई है। ठीक है, तो इसको काय में बताना हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो जब पाई चार्ट बनाते हैं हम, तो पाई चार्ट में हमेशा संख्या जो है अंश में बताई जाती है, डिग्री में बताई जाती है। तो वो हमें इनकी डिग्री निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए यहाँ एक सारणी के रूप में हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ये हमारे उत्पादन दिए हैं, गेहूं है, शक्कर है, चावल है। ठीक है, और यहाँ उनका उत्पादन टनों में, उत्पादन टन में, इस प्रकार से नीचे यहाँ पे लिख देंगे कि ये इतना हुआ, ये शक्कर, ये चावल। ठीक है ना। अब इन सभी को हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। तो टोटल जो उत्पादन है वो 6750 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉलम और बनाना है। इसमें लिखना है कि संपूर्ण का भाग कितना है और इसका केंद्रीय कोण की माप क्या है, ये दोनों हमें निकालना है। तो पूरे संपूर्ण का भाग में से ये कितना है, संपूर्ण भाग हो जाएगा 6750। तो ये 2750 संपूर्ण का कितना होगा, यानी 2750 बटे 6750 लिखेंगे, काट देंगे इनको तो 11/27 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे आपको काट के भी बता दे रहे हैं कि कैसे काटे जाएंगे। 2750 बटे आप लिखेंगे 6750। ठीक है, तो ये शून्य शून्य कट जाएगा। अब इनको काट लीजिए, 5 से 5 25 बचेंगी 2, 5 25, और 5 से इनको काटिए तो 5 एकम 5 आ जाएगा, बचेंगी यहाँ पे 1, 5 3 15, और बच जाएंगी 2, और यहाँ 5 25, 135 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटो तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, आ गया ना 11/27। तो यहाँ लिख देंगे हम 11/27। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब अगला देखिए, इसमें जो दिया गया है इसके केंद्रीय कोण की माप कैसे निकालेंगे। हमारा आ गया 11/27। तो 11/27 जो है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 360 केंद्रीय माप है, इसका गुणा कर देंगे। ठीक, तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको काट लेना कि कितना आता है। तो इसमें देखिए भाग देंगे हम संख्या का, तो ये दशमलव में आएगी क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो हमें सीधे 11 का 360 में गुणा कर लेना है, और 27 से क्या करना है, भाग लगा देना। जितनी संख्या कट रही पहले उसको काट दीजिए। 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, शून्य आ जाएगा। 9 से काट वो 3 से काट रहे हैं, 3 तिरका 9, और यहाँ पे 3 चौके 12, 40 आ जाएगा। ठीक, अब इस 40 को यदि हम 3 से काट लेते कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर कितने बार जाए भाग जाएगा, यहाँ पे बचेगी 1, तो आ जाएगा 3 तिरका 9 हो जाएंगे, 3 तिरका 9। ठीक है ना। और इसके बाद में फिर हमारे पास है कितने बच जाएंगे, यहाँ पर है 1 फिर बचेगी, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, है ना। और दशमलव फिर हम एक मतलब शून्य उतारेंगे तो यह फिर 3 तिरका 9 आएगा। इसमें आप जो है 11 का गुणा करना, तो 11 3 33 होते हैं, और फिर इसके बाद में 11 3 33 में 3 जोड़ लेंगे, और 11 दूनी और 11 एकम 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, ये आ जाएगा 146.5। इस प्रकार से इस संख्या को हमें लिख लेना है। इसमें गुणा करके और दशमलव लगा लीजिए तो ये आ जाएगा 146.5। ठीक, इसी प्रकार से हमें शक्कर का निकालना है। तो पहले हम संपूर्ण का भाग निकालेंगे, 2500 बटे 6750 है। तो इसको हम इस प्रकार से काटेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा कि हमारे पास में कितना है, 2500 है ना। ये 2500 बटे कितना आएगा, 6750, 6750, शून्य शून्य कट जाएंगे। अब इनको 5 से काटेंगे, है ना, 5 25, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 से इनको काट दिया, 5 एकम 5, और 5 3 15, और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 5 25 हो जाएगा। ठीक है ना। और इनको 5 से काट दिया तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ पे मिल जाएगा, हाँ 5 एकम 5, शून्य का शून्य, और यहाँ पे फिर काट देंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। तो 10/27, ये 10/27 आ गया। इसमें 360 का गुणा करना है, फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसा अभी काटा है। तो इनको काट करके हमें मिल जाएगा 133/5। ठीक, इसी प्रकार से हमें देखिए इसको, ये 1500 आएंगे बटे में 6750, तो इसको काट देते, शून्य शून्य काट लीजिए, 5 से भाग लगा लीजिए, आ जाता है 2/9। 2/9 में 360 का गुणा कर देना, तो 9 चौके 36, 4 आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे 4, और शून्य का शून्य, तो 4 दूनी 8, यहाँ 80 अंश आ जाएगा। तो ये हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आ गए। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये 80 है, तो यहाँ 80 ये चावल का हो जाएगा भाग, और शक्कर का ये 133.5 है। और जो गेहूं है इसका सबसे अधिक भाग है। तो पाई चार्ट में इस प्रकार से 146.5, ये इस प्रकार से पाई चार्ट बना देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न 9 दिया गया है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। चार्ट देखें और इन प्रश्नों के
उत्तर दें। ये पाई चार्ट देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ये पैदल जाने वाले विद्यार्थी इतने अंश हैं, बस पे जाने वाले 120 अंश हैं, साइकिल पर 90 अंश, कार से 70 अंश, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये जो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ देखें जो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या है तो ये कितनी है, 672 है। और हम देखते हैं इस पाई चार्ट में जो है ये केंद्रीय कोण जो रहता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के कोण, केंद्र की माप, ये 360 होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कुल विद्यार्थी 672 हैं, केंद्रीय कोण की माप 360 है, और साइकिल से जाने वाले कोण की माप 90 अंश है, ये भी लिख दिया। और बस से पूछा गया है तो बस की भी यहाँ पे लिख लीजिए कि बस की जो माप है कितनी है, वो 120 अंश है, ये बस की माप लिखी, ठीक। अब पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो साइकिल से जो स्कूल जाते हैं इस प्रकार से लिखेंगे कि जो 90 है, 90/360 टोटल माप, और गुणित लिख देंगे 672, ठीक है ना। इनको हम काट देंगे तो आ जाएगा 168। यहाँ पे काट लीजिए इस प्रकार से 90/360 और गुणित आ जाएगा 672। चलिए शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 एकम 9 कट जाएंगे, 9 चौको 36, और 4 से इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, 2 बच जाएंगी, है ना। तो 4 से काटेंगे, 4 छः 24, 4 सत्ते 28 होते हैं, तो 6 बार 4 छः 24, 3 बच जाएंगी, ठीक है, 4 अट्ठे 32, कितना आ जाएगा 168, 168 लिख देना है। इसी प्रकार से बस से जाने वाले कितने हैं, 120 हैं, 120/360 गुणित 672, ठीक है। तो इसको भी हम सीधे सीधे काट देंगे, शून्य शून्य कट जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 36, 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, कितना आ जाएगा 224, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शा रहे हैं। यहाँ रंग दिए गए हैं, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ देखिए व्यक्ति दिए गए हैं, उनका प्रतिशत दिया गया है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति कौन से रंग को पसंद करते हैं। यहाँ रंग दिए गए कि ये 45% लाल रंग पसंद कर रहे हैं, 30% हरा और 25% पीला रंग पसंद कर रहे हैं। तो टोटल हो जाएंगे पूरे, है ना, कितने, 100%, ठीक है ना। ये आ जाएगा टोटल 100। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, इन सभी प्रश्नों में हमें क्या करना था कि इनके जो रंग हैं इनको जो है पाई चार्ट बनाना। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, सभी रंगों को हम यहाँ लिखेंगे कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो कितनी होती है, 360, है ना। तो वो 360 है। अब इसके बाद में अलग अलग लाल की ये दी गई, हरी की दी गई, पीले की दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 360 का गुणा करते जाएंगे, और हमारी टोटल माप कितनी है, 100 है। तो लाल रंग है, देखिए, तो लाल रंग का जो इसका यानी हमारा केंद्रीय कोण होगा वो कितने अंश का होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इसको दिया गया है 45, तो 45/100 गुणित 360 कितना आ जाएगा, काट देंगे तो यहाँ शून्य शून्य कट जाएगा, और यहाँ 5 से काटे, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 एकम 2 कट जाएगा, और यहाँ पर है 18 आ जाएगा। तो 18 में 9 का गुणा करें, 18 नम्मा 162, ठीक है ना, ये 162 आ जाएगा। हरा रंग, हरा रंग 30%, तो 30/100 गुणित 360, ठीक है ना। और इनको काट दीजिए, 1 शून्य 1 शून्य, एक यहाँ से एक यहाँ से कट जाएगा, तो 36 का 3 में गुणा करेंगे, 108 आ जाएगा, ठीक है। पीला रंग 25/100 गुणित 360, ठीक। यहाँ पे इनको काट दीजिए, इनको 5 से काटें, 5 दूनी 10, यहाँ 5 पंचे 25 हो जाएंगे, 2 से काटे तो यहाँ 18 हो जाएगा, और 18 का 5 में गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, ये हमारे केंद्रीय कोण आ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 90 यह हम पीला प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे कि इतने व्यक्ति जो हैं 90 अंश जो यहाँ दिया गया है ये पाई चार्ट में कि 90 अंश के जो है पीला पसंद करते हैं, 72 अंश के हरा, और यहाँ पे बड़ा बनाना 162 अंश लाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो केंद्रीय प्रवृत्ति की कोण है ये हमें चांदे की सहायता से इनको बना देना है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न 1 से 10 तक के जो गणित के दिए गए थे आपने अच्छे से समझे होंगे, और यदि आपने सीधे उतार लिए हैं तो समझ में नहीं आएंगे। यदि आपने इनकी वीडियो पूरी पूरी देखी है तो समझ में आ ही गए होंगे, और कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट्स जरूर करिएगा, और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।